खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें फिर अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत की माशी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं और ख़ास तौर पर गिला करें IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से कीमतों के इजाफे से। वाकई ये बात तो दुरुस्त है, मगर इसका ज़रा तजिया करेंगे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट में तलब करेंगे। कौन कह रहे हैं? जनाब वज़ीर दिफा जनाब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब। ये क्या मामला है? ईद के बाद क्या सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या फिर वो जो तहरीक की बातें हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ होंगी? और गैस और बिजली जो महंगी करके बकौल डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारी सनतें तबाह करने की मुबैना कोशिश क्यों कर रहे हैं और इसे कैसे रोका जाए? अपने मेहमानों का तारफ़ करवाए देता हूँ। जनाब शौकत पसरा साहब के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून भी हैं। राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमें वक्त दिया। और थोड़ी देर में सायरा बानो साहबा रहनुमा GDA हमारे साथ होंगी। मगर मैं बात का आगाज़ राना एहसान अफजल साहब आपसे करता हूँ। हुजूर, ये मियाँ साहब की ही जो यानी कह लें बी टीम कह लें या उनके जो टिप लोग हैं वो सेंटर में भी बैठे हैं, सबसे बड़े सूबे में भी हैं, तो फिर ये जिस बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि रनिंग विद दी हेयर एंड हंटिंग विद दी हाउंड वाला मामला है, तो ये इसको इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? अपने जो कायद हैं आपके नवाज शरीफ साहब, ये आउट ऑफ प्लेस लगता है आपको या जस्टिफाइड? जनाब राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, जस्टिफाइड है, क्योंकि वो हकायक बयान कर रहे हैं। आज जो बिजली के नर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, गैस के नर्ख भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इसी तरह महंगाई जो है वो 23% पे पिछले महीने आई है, लेकिन सालाना एवरेज तकरीबन 27-28% पे है। तो ये हकायक हैं और अवाम इन वजूहात की वजह से बड़ी परेशान है। तो हम मियाँ साहब इससे पहले इस चीज़ का भी जिक्र कर चुके हैं कि अगले 2-2.5 साल IMF के प्रोग्राम के अंदर हमने होना है, तो वो भी मुश्किल होंगे, लेकिन जो रास्ता है वो इंशाल्लाह ताला अवामी बेहतरी का निकलेगा। जो रिलीफ है वो अगर हम असल सही सिम्त पे चले जाएं, जो कि रिफॉर्म्स है, जिसका जो के निचकारी है, जो कि टैक्सेशन को बढ़ाना है, टैक्स बेस को, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इन मसाइल को दूर करेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल हकायक बयान कर रहे हैं और सब लोग तंग हैं इन चीज़ों से। जो महंगाई की जो शरह है उससे मायूस भी हैं, तंग भी हैं, और हमने इससे निकालना है। और ये हुकूमत इंशाल्लाह अगर अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो अवाम अच्छे दिन देखेगी, जब इन्फ्लेशन 5-7% पे होगी, जब इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, पर कैपिटा GDP हम बढ़ाएंगे और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा सायरा बानो रहनुमा GDA, उन्होंने भी ज्वाइन किया। मगर बसरा साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। अभी हमने कहा कि मियाँ नवाज वो क्वाइट जस्टिफिएबली जो बातें कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि वो खुद पंजाब में भी हुकूमत में हैं, सेंटर में भी हैं, और जो प्रोग्राम 23-24 PTI ने भी लिया प्रोग्राम, मेरे ख्याल में आपने भी तो उसको कंटिन्यू किया, तो इसमें तो सारे हिस्सेदार हैं। तो बेड़े तो बसरा साहब रल मिल के साढ़े गर्क हुए ने। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु वी शुड, ये किसको हम रिस्पॉन्सिबल करें जनाब बसरा साहब? मेरी आवाज़ शायद बसरा साहब, चलें मैं यही सवाल सायरा बानो साहिबा की तरफ लेके जाता हूँ। शायद हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए शौकत बसरा साहब से मुनक़ते हुआ है। थैंक यू वेरी मच सायरा बानो साहिबा। मैंने यही सवाल किया था जनाब उनसे कि मियाँ साहब ने वो क्वाइट जस्टिफिएबली वो पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश हैं, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अपनी तो नहीं है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इससे पहले भी 16 महीने कोलिशन उन्हीं की गवर्नमेंट थी, और फिर उससे पहले 2018 से पहले। तो फिर ये क्यों वो खुश नहीं है? क्या वो आज अदम एतमाद कर रहे हैं साकडार, या अपनी जो माशी पॉलिसियाँ थी जो उनका कंट्रीब्यूशन है सो टू से? आप क्या कहेंगी मोहतरमा सायरा बानो साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। जो अदम एतमाद का इजहार है वो पॉलिसीज पर नहीं है, वो 2/3 अक्सरियत ना मिलने पर है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना मिलने पर है। बाकी आपने कहा कि ये अभी जो आप राना एहसान साहब भी जो बात कर रहे थे, और जो कहते हैं ना कि महंगाई का जो एक अभी एक आने वाला है एक दौर, कि ये जो अभी हम तो खुश हो रहे हैं, पहली कौम है जो कर्जा मिलने पे खुश होती है और हम लोग बगले बजाते हैं। पिछले जितने भी देखें, जब IMF का प्रोग्राम हुआ, अभी इन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात की, यानी कि जो ब्रेन ड्रेन है वो यहाँ से होता रहे,
कि जो यहाँ पर आपने कहा कि एक कभी मैंने पढ़ा भी था कि जो नौकरी पेशा तबका है कि जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं या वैसे टैक्स सर्कल में लाने के लिए उनको, तो इसका मतलब है कि यहाँ से बहुत जल्दी जो एक अमल स्टार्ट है पाकिस्तान से लोगों के जाने का, तो ये जो हमारे जो ब्रेन है ये भी यहाँ से चले जाए। भले ठीक है जो 76 साल हुकूमत में आप उसमें आधा दौर आमरीत का लगा लें और 35 साल से यही दो गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं और अब तो बाल सफेद हो चुके हैं, तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए? वो रिफॉर्म्स 2/3 अक्सरियत भी आपके पास थी। अभी जिस वक्त जब आपने अपनी कोई बिल या कोई चीज पास करवानी होती है उसमें सारा कुछ हो जाता है, तो ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं आई आप मुझे बताएं। आईपीपीज क्या आवाम के सर पे ऊपर उसका बोझ क्यों है? आईपीपीज देखिए, आपने या मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप महंगे बिजली के कारखाने लगाएं और आप अपने डॉलर्स में उसकी पेमेंट करें और उसके बाद उसका रेट भी तयन ना करें, लेकिन वो आवाम देगी। और बाकी हल बहुत आसान है, इसमें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी लाखों की पेंशन है सबको कट करें, जो फ्यूल मिलता है उसको कट करें, जो ब्यूरोक्रेसी को मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते उसको कट करें, सरकारी गाड़ियां वो खत्म करें। और जिस तरीके से वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ब्यूरोक्रेसी को 22 अरब की गाड़ियां दी, इस किस्म की ये चीजें कम करें तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और ये जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आवाम को दे, वो कोई आटे या 3,500 रुपए के राशन या बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की सूरत में नहीं, उनको रोजगार मुहैया करें। आज पीआईए इस हालों में क्यों है कि आपने बहुत ज्यादा उसको ओवरबर्डन कर दिया। पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ कि जो अपनी पॉलिसीज को अवाम दोस्त और लेबर दोस्त पॉलिसी कहती है, ये नहीं होता। आप भी अपने घर में कोई 3 बावर्ची नहीं रख सकते जहां पर एक जरूरत हो। तो मुल्क के खजाने को और मुल्क के इदारों को इसी तरीके तबाह किया गया। बाकी अब ये कि कोई नाराज है कोई नाराज नहीं है, ये सीरियसली सोचना पड़ेगा। और ये जितनी भी हुक्मरानों की अयाशियां मैं कहूंगी और जितने उनको पर्क्स मिलते हैं और जो लाखों में 10-10 लाख जो क्या कहते हैं उसको पेंशन है, उसके ऊपर अगर आप कट लगा दें तो मेहरबानी होगी, वो फिर एक गरीब बंदे को भी रिलीफ मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप जितना मर्जी सर फोड़ते रहें कि वो इस पॉलिसी से नाराज हैं, इसका क्या होगा इसका क्या नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सीरियस कदम उठाना पड़ेगा। सीरियस कदम में जो आपने जनाब बसरा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बात यह है कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब परेशान और हर आदमी परेशान है इस मुल्क का बढ़ती हुई महंगाई से, और ये वो खुद माशी पॉलिसी से खुश भी नहीं है। आज उनका स्टेटमेंट आया और जो इन्होंने बात की सायरा बानो साहिबा ने, ये सारे लोग कर रहे हैं कि यार ये 17 से 23 बिलियन डॉलर में आप ये इशराफिया को पाल रहे हैं, ये सिलसिला अब चलता नज़र नहीं आता। शौकत बसरा साहब, ये तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा मैंने सवाल किया था जनाब राना एहसान अफजल साहब से कि भाई वो अगर जो मियाँ साहब की जो नाराज़गी है तो क्या वो उनकी कोई यानी असरअंदाज होंगे हालिया गवर्नमेंट पर कि जनाब जरा इशराफिया की गरीब आदमी की पेंशन खुदारा ना बंद कीजिएगा, ये जो 7-8 लाख 9 लाख वाली पेंशन है वो भले बंद कर लें। जी बसरा साहब, आप कैसे कमेंट करेंगे मियाँ साहब की इस कमेंट पर? जनाब बसरा साहब। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल में बसरा साहब के साथ मुसलसल हमें आजकल बसरा साहब कुछ आपके जो है ना वो सितारे ठीक नज़र नहीं आते पार्टी के। जी राना साहब मैं फिर ज़रा लेट मी प्ले दी डेविल्स एडवोकेट। बात यह है कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रहे मियाँ साहब, 2 दफ़ा उनके बड़े भाई छोटे भाई पीएम रहे हैं। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट न जाने कब से है, मोस्टली आधे नहीं तो कम से कम 30-40% वायदे बिजली के आईपीपीज़ के आपकी गवर्नमेंट ने किए। सबसे पहले 93 में पीपल्स पार्टी ने किया जो हमें ले के बैठ गया। तो विल वी रीविजिट ऑल दोज, क्योंकि इस बिजली को ठीक किए बगैर, इस पे हाथ डाले बगैर तो ना इंडस्ट्री उठेगी, ना मियाँ साहब के ये जो खतरात हैं या दुख हैं ये दूर होंगे। जनाब राना साहब। देखिए, मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है, सर्कुलर डेट को और कैपेसिटी पेमेंट्स को, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखें, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना जो 2200 अरब पे सालाना चले गई हैं, इसके अंदर 40 से 50% हिस्सा जो है वो डीवैल्यूएशन का है, क्योंकि रुपया जो है वो बार बार गिरता है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, डिफरेंशियल, और करंट अकाउंट डेफिसिट हम करते हैं और फिर हमें बोरोइंग करनी पड़ती है। इस बुनियाद के ऊपर जो है ये हमारा पावर सेक्टर का ज्यादा मसला डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। देखिए, बाकी बात ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स दुनिया भर में यही निज़ाम होता है,
जहां भी आप कोई सेटअप लगाएंगे, अगर आप टेक इट एंड पे मॉडल पे भी जाएंगे तो अगर आपने 4 महीने बिजली लेनी है तो वो 4 महीने के टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट डाल देंगे और वो टैरिफ ज्यादा होगा नॉर्मल जो पूरे साल का टैरिफ होता है। तो ये एक ऐसी हमने बयानिया बना दिया है कि जी। अच्छा नहीं, मैं आपको यहाँ रोकूंगा साहब, ये इंडिया में ये नहीं है। मेरी बात हुई लेस्को के साबका चीफ से, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे आप खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे और 4.5 रुपए का यूनिट है इंडिया में, जो हम यहाँ 60-70 रुपए के लिए 400 रुपए तक। तो इफ इट इज पॉसिबल कपल ऑफ माइल्स अवे, व्हाई नॉट हियर? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल जी। देखें, अगर ये हो सकता होता तो पीटीआई अपने दौर में 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट ही कर लेती कैपेसिटी पेमेंट्स के बगैर, या कोई जमात, कोई डिक्टेटर भी आए और लोग भी आए वो कर लेते। लेकिन इंडिया ने कैसे कर लिया? देखिए, मैं नहीं मानता कि इंडिया ने ऐसे सर, यू जस्ट गो एंड गूगल इट सर। आप गूगल करें, मैं आपको टैरिफ देता हूं। काजी साहब देखें, मैं आपको टैरिफ देता हूं। ये है, मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? कैपेसिटी पेमेंट ये होती है कि जब कोई आईपीपी प्रोजेक्ट लगाता है तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी इक्विटी होती है, उसके ऊपर फाइनेंसिंग होती है, तो वो उसके मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। मैं आपको पूरा, मैं फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। इक्विटी क्या थी? 20 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 80 रुपए बैंक से लिए। जो बैंक से लिए वो रियासत पाकिस्तान उसको सर्विस कर रही है। आपकी जो इनपुट है, चाहे वो फर्नेस ऑयल से बननी है, वो आप दे रहे हैं, और जो बिजली आप खरीद नहीं रहे उसके भी पैसे दे रहे हैं। ये तो मैं आपको 2012 का ये इशात है, मैं आपको भेज दूंगा राना साहब। ये तो बेड़े गर्क हुआ हमारा। ये 93 में पीपल्स पार्टी ने मुआहिदा किया था। नहीं, मैं आपको अब इसका जवाब ले लें। देखें, अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, 100 रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है, 80 रुपए बैंक के हैं, तो वो आपने किस्तें अदा करनी है। वो आप सिर्फ, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जितने का ईंधन है वो आप उसका बिल भेज दें तो बाकी किस्तें कहां से आप देंगे? तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स इन बिल्ट होती है टैरिफ के अंदर, और दुनिया भर में ऐसे ही होता है। आप कहीं टेक इट एंड पे मॉडल में भी जाएंगे तो वो वो कॉस्ट बिल्ट इन होती है। चले, ठीक है राना साहब, मैं आपसे वन ऑन वन शो करूंगा इस पे। 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत थी, मैं 1 on 1 शो करूंगा आपसे, आप पे इस पे मैंने कुछ काम किया है। आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड एंड करेक्टेड बाय यू। बहरहाल जो मेरे फैक्ट्स फिगर्स, आप कुछ बात कहना चाह रही थी मोहतरमा सायरा बानो साहबा, फिर मैं जाता हूं क्योंकि बड़े देर से वेट कर रहे हैं बसरा साहब का। जी अच्छा, नहीं, जो आपने बात की थी मैं इसी में ऐड करना चाह रही थी, लेकिन आपने वो हवाला देकर आपने आईपीपीस का और ये जो पूरा कैपेसिटी पेमेंट का बता दिया कि देखिए, अब आपने कहा ना पूरी दुनिया में ऐसा होता है, तो पूरी दुनिया में जो 65% बिजली है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं है। यहाँ पर तो लाइन लॉसेज और चोरी चकारी ही नहीं खत्म होती। और सबसे बड़ी बात कि आप ये भी सर्च कर लीजिएगा कि मुशर्रफ दौर में जो एक जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आए थे जो केई के सरबराह बने थे, आफ्टर 6 मंथ वो खुदा हाफिज कह के चले गए कि मैं 90% अमीरों की बिजली चोरी का मलबा गरीबों पर नहीं डाल सकता। कि यहाँ पर आप देख लीजिए, और किस तरीके से जो मुल्की वसाइल हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना है। यानी कि सपोज अगर आप 100 दरख्त ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 लगाने होंगे ताकि आपकी आने वाली नस्लें उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताएं, बड़े बड़े कारखाने आप खाद का देख लें कि उनको आपने सीएनजी पे, एलएनजी पे किया हुआ है कि जो मुल्क की गैस वो आती है और उसके बाद भी हमें खाद नापैद और इतने पैसों में मिलती है। तो ये पूरा बैठ के बजाय के इल्जाम लगाने के उसने ये किया, उसने ये किया, जिसने दाग बेल वाली वो तो कसूरवार है कि जो पीपल्स पार्टी और आपने आईपीपीस के ये जो सब मुआहदे किए और कारखाने लगाए। अब आगे क्या करना है? ये आप लोगों की बड़े इदारों की चोरी। मैं पावर कमेटी की मेंबर थी, मैं पूछती रह गई कि मुझे अदालतों के, मुझे थानों के और मुझे बड़े बड़े जो भी इदारे हैं उनके बिल मुहैया किए जाएं और मुझे पता चले कि ये कितना बिल पे करते हैं। और फिर जब पता चला तो चिराग तले अंधेरा घटा टोप, अंधेरा काली घटाएं थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल गरीबों को डालना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। रियासत माँ होती है, सौतेली माँ बने। बसरा साहब, अभी बहुत सी बातें हैं क्योंकि हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे। एक तो मैं ये सवाल था हमारा बुनियादी कि मियाँ साहब ने बड़ी एक बजा तौर पर कहा है कि माशी हालात से और महंगाई से वो बिल्कुल नाखुश हैं, और अपनी हुकूमत पर भी उन्होंने शायद सख्ती बात की, और अच्छी बात है, उन्होंने एक ऑनेस्ट बात तो की। बहरहाल तो ये इस पर भी आप कमेंट करें, और बिजली पे हम बाद में एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि इस पर मेरा एक पॉइंट है और मेरी थोड़ी सी तहकीक है। बहरहाल बसरा साहब, योर टेक, बड़ी देर से मुंतज़िर हैं हम।
कैसे सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। अभी मियाँ साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई से वो नालां हैं और अपनी हुकूमत से भी नालां हैं, बड़े मियाँ साहब का, और वो जो कि एक दुरुस्त बात है, मगर क्या वो अपनी हुकूमत को गाइड कर पाएंगे या कुछ इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम को? मियाँ साहब वो मगरमच्छ के आंसू ना बहाए ना। ये मियाँ साहब वही है ना जिनकी इस वक्त मरकज में भी हुकूमत है और पंजाब में वो खुद कल उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली है अपनी किस कानून और आइन के ताबे। जाहिर है ये वो खानदान है जो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पे काबिज हैं। ये वही मियाँ साहब है ना जो आपको याद है कि 3 दफा वजीर आजम भी रहे हैं और खुद वजीर आला पंजाब भी रहे हैं। ये वही खानदान है ना जिनके मियाँ शहबाज शरीफ 3 बार वजीर आला रहे हैं, इनका बेटा हमजा शहबाज वजीर आला रहा है। तो ये किसको ये ढोंग रचा रहे हैं और ये हमदर्दी लेने के लिए। आज पाकिस्तान जिस हालत में पहुंचा हुआ है वो इन्हीं खानदान का और इन्हीं खानदानों के सियासत के नतीजे में पहुंचा है। खुद खानदान ये अरबपति खरबपति हो गए हैं, इनके सारा सरमाया टीटीज माफिया आपके जो कुछ है वो मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है और यहाँ ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जहाँ सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इनकी कल हुकूमत खत्म हो जाए ये आपको नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान में। दोबारा ये वहां पर जाएंगे, वहां पर जाकर कॉफीज पियेंगे, लंदन जाके सैर करेंगे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावा, ये सिर्फ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए लेकिन लोग इनका असल चेहरा पहचान चुके हैं और लोगों ने जो कुछ इनके साथ इलेक्शन में किया है वो तो मियाँ साहब को भी बड़ी समझ आ गई है कि आपको याद है कि कहा गया था कि साड़ी गाल हो गई है, मियाँ साहब वजीर आजम बनने आ रहे हैं, फिर मियाँ साहब को बड़े प्रोटोकॉल से रुखसत किया गया, अदालतें इनके साथ, अदालतें चल के एयरपोर्ट पे जा रही थी, फिर एयरपोर्ट पे कबूतर उड़ाने लग गए। पता उस वक्त चला जब अवाम ने इनके तोते उड़ा दिए और वज़ीर आज़म होते हुए। बसरा साहब ये तो एतराज़ात हैं मगर कोई हल भी तो बताएं, हल भी तो बताएं। हल मैं बता देखें, हल एक ही है। ये लोग जो आजमाए हुए हैं जिन्होंने पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इसी पंजाब को मैं बार कह रहा हूँ ये तो 5वीं 6ठी दफा रूल करने आ रहे हैं और खास तौर पे अब चूंकि इनके साथ अवाम का मैंडेट ही नहीं है, खुद मियां नवाज शरीफ साहब हारे हुए, ठीक है, शहबाज शरीफ हारे हुए। अब आपने क्योंकि पूरा एक जिस स्ट्रांग स्ट्रिक्चर्स पास कर दिए तो मुझे राना साहब के पास जाना पड़ेगा। राना साहब आप इसका भी जवाब दें। और सेकंडली ये कि जो मियां साहब की ये भी जाहिर है हर चीज़ तो आप मुद्दत से के नीचे तो रखी गई अपोजिशन। मियां साहब ने एक मीटिंग भी अटेंड की है पंजाब में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? एतराज़ात या उस पर तनकीद जायज़ है? और सेकंडली बसरा साहब कहते हैं कि यू आर अमंग्स दोज जो रिस्पॉन्सिबल है। जी इट्स ओवर टू यू राना साहब। देखिए हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने 2013 में 2500 से ज़ायद दहशतगर्दी के हमले होते थे इस मुल्क में। जब हम छोड़ के गए 18 में तो हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि 12-14 घंटे की लोड शेडिंग को हमने ख़त्म कर दिया। गैस की लोड शेडिंग को हमने LNG के टर्मिनल हमने लगाए, हमने मुल्क में मोटरवेज बनाई, हमने मेट्रोज बनाई, हमने गवादर पोर्ट बनाया, हमने CPEC लॉन्च किया। बिल्कुल ये हमारी कारकर्दगी है और आगे भी हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और अभी हम इसको माशी दलदल से निकाल के तरक्की की सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल पे हम लेके जाएंगे। और ये जो बातें कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 सालों में KPK को दिवालिया कर दिया, जिन्होंने NAB को बंद किया, जिनके अपने मरवत साहब कहते हैं कि ये करप्ट थी हुकूमत, KPK की हुकूमत। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 साल चूंकि वक्त राना साहब आपकी मैंने इसलिए बात दे दी, मैं फाइनल कमेंट लूँगा आपसे। सायरा बानो साहिबा, आप तो ज़ाहिर एक डिफरेंट पार्टी हैं, ये ज़्यादा डैगर्स ड्रॉन है आपस में, आप इसे कैसे देखती हैं? दोनों मेरे भाइयों की जो टेक है। मेरे ख्याल में कि अब वो ना ये वाली इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात कि तुमने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अल्लाह के वास्ते इसमें बैठे हुए मेरे गांव में बैठी थी मासी खैरा का और बाकी लोगों का कसूर नहीं है। जो गांव में बेचारे बैठे हुए जो गरीब पीस रहे हैं, जो रिक्शे वाले ड्राइवर वाला, उनका कसूर नहीं है। ये अपनी इक़्तिदार की लड़ाई है, अपने पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात बने। ये अब प्लीज़ खुदा के वास्ते कोई तो आए इसको रोके और जो सीरियस होके अवाम का सोचे, सिर्फ ये जिताने पे ना करे कि तुमने ये किया तो देखो मैं ये, बस छोड़ देंगे सब कुछ। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, जनाब राना एहसान अफजल साहब, जनाब शौकत बसरा साहब। नाज़रीन, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, ज़िम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और वो जितने जो हुक्मरान हैं उन्हें लेनी पड़ेगी, मगर वही बुनियादी बात जिस पर हम ब्रेक लेते हैं कि आगे तो बढ़ना है,
आगे कैसे बढ़े। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब होंगे और उनसे पूछेंगे आगे के रास्ते कौन से हैं और हमें किधर लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें मोहम्मद मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनालिस्ट, एंकर और गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। मैं कुछ आपकी ही दी हुई ख़बरों पे आपका टेक लेना चाहता हूँ। एक तो आपका कल मैं शो देख रहा था, एक ख़बर तो ये है कि जनाब हमने देखा कि जो साबका ISI के चीफ़ हैं उनके भाई की गिरफ़्तारी होती है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब असेंबली में तलब किया जाएगा जनरल बाजवा साहब को भी और फैज़ हमीद साहब को भी। उधर एक पिटीशन पड़ी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, समाअत के लिए मंजूर हो गई है कि बाजवा साहब को और इनको बुलाया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हल्का 130 भी खुलेगा और आपने कहा था कि खुलेगा तो शायद ये मैं व्हाट इज़ दी मेथड इन दिस सैनिटी सो टू से, ये क्या हो रहा है मालिक साहब? देखिए, जहाँ तक तो फैज़ हमीद साहब के भाई का ताल्लुक है, वो आपको पता है कि वो इतने ताकतवर आदमी थे कि उस ज़माने में तो कोई कमिश्नर भी उनको हाथ नहीं लगा सकता था। तो और अंडरस्टैंडेबली सो, जिसका भाई वज़ीर आज़म आगे पीछे करवा सके भाई उसने किससे डरना। तो ये तो चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट वाली बात है। और ये है कि ये टॉप प्लेयर्स के बगैर भी ये चीज़ें ऐसे नहीं बढ़ती। सो शायद शिकंजा थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। अब जहाँ तक है 130 की बात, उससे तो देखिए परवेज़ लतीफ़ साहब के बयान ने तो बिल्कुल ही चीज़ें खोल के सामने रख दी ना। वो आपने भी सुना होगा जहाँ उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको कहा जिनसे मैं पहले राब्ते में था कि मेरे हल्के की और दूसरे हल्के की रिकाउंटिंग करवा दें। तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर ये होगा तो फिर 130 भी खुल जाएगा। और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब मेरा ख्याल था ये कहेंगे कि आप खोल दें, हमें क्या फिक्र है, हम तो इलेक्शन जीते हुए, आप जितने मर्जी खोल दें। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि देखें इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल का फिर मतलब ये है ना कि आप नहीं चाहते कि 130 खोलें, और कौन नहीं चाहेगा कि 130 खोले, क्योंकि वही नहीं चाहेगा जो जीता हुआ वो, उनको खतरा हो कि मैं हार रहा हूँ। तो सबको पता है कि क्या हुआ है। और अगर वो 130 देखिए खुलेगा ज़रूर, लेकिन वो इतनी बड़ी तलवार लटकी हुई है मियां साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर कि वो किसी ख़ास वजह से ही गिरेगी तो गिरेगी। वैसे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल डिमिनिश कर दिया है मियां साहब का। और अब ये पॉइंट आ गया, जैसे हमने कल देखा कि वो जॉइंट मीटिंग शेयर कर रहे हैं अपनी साहबजादी के साथ और पंजाब की इश्यूज़ के ऊपर। खुद 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, खुद सारा कुछ किया है, और अब अगर उनको बेटी के साथ मीटिंग जॉइंट शेयर करनी पड़ रही है, वो भी कोइंसिडेंट चीफ मिनिस्टर के साथ, तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कद पे फ़र्क पड़ गया। पार्टी और वो काफ़ी हद तक, जिसको अंग्रेजी का वर्ड कहते हैं पिगमेटाइज करना, वो मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और अगर ये कि 130 खुल गया और वो लाहौर से भी इलेक्शन हार जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद पार्टी के पास कहने के लिए क्या रह जाएगा। ये सिर्फ एक इलेक्शन, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका पूरी मुस्लिम लीग का इम्पैक्ट होगा। और लाहौर से मियां साहब का हारने का मतलब है कि मुस्लिम लीग PMLN कहीं और से नहीं जीत सकती। सो ये मामूली चीज़ नहीं है 130 की रिकाउंटिंग। अच्छा, एक और बात आ रही है, इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि जनाब ये ईद के बाद या कुछ जो तहरीक चलाने की बात हो रही है, बाहर झगड़े भी शुरू हो गए हैं। लगता है PTI भी जो नीचे सेकंड टियर तितर बितर है, ऊपर से KPK के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ भी ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। तो क्या चीज़ें कैसे अनफोल्ड करती नज़र आती हैं आपको? क्या टोटल कैपिचुलेशन ऑफ सिविलियन डिस्पेंसेशन आपको नज़र आ रही है? नहीं, मुझे खान साहब की फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रही इस मामले में कि वो इस टाइम पे तहरीक करके अपने लोगों को क्यों सड़क पे लाना चाह रहे हैं। 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद एक फटीग है। देखिए, इलेक्शन में
किसी को हर कोई बंदा जाके वोट डाल सकता है, जितनी मर्जी खौफ की फिजा हो, मैंने जाना है खामोशी से वोट डालना और आ जाना है। उस वक्त मुझे फिक्र नहीं है कि पुलिस की किसी की नहीं। तो वो लोगों ने किया। अब अगर उस सपोर्ट को ये समझते हैं कि रोड पे एकदम ट्रांसलेट होगी, वो नहीं होगी, बल्कि जो आपके थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं उनमें से भी और अरेस्ट हो जाएंगे। पहले ही आपकी टॉप टियर लीडरशिप या गायब है या तायब है। जो सेकंड टियर है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, उनके अंदर यही समझ नहीं आती। वो जो वकील मिल के आता है, आखिरी वकील जो मिल के आता है, उसी का बयानिया वो कहते हैं ठीक है, ये खास साहब से मिल के है, वो जो मर्जी कह दे आके। एक कन्फ्यूजन है। और आप देख रहे हैं कि पार्टी के 10 स्प्लिट्स हैं इस वक्त। पीटीआई में 4 ग्रुप बने हुए एक लिहाज से आप देखें। एक ग्रुप है पॉलिटिशियंस वर्सेस लॉयर्स, फिर एक ग्रुप है लॉयर्स वर्सेस लॉयर्स। जब जैसे आप शेरफुल मररूफ को देखते हैं, वो गौर खान को टेक ऑन करते हैं, उनके 2 कैंप अपने बने हैं। एक ओवरऑल कैंप बना हुआ है लॉयर्स वर्सेस पॉलिटिशियंस के अंदर फिर ग्रुपिंग हुई भी है। मसलन आप केपी के अंदर आप देख लीजिए, इतनी वाज़ेह ग्रुपिंग है कि जैसे आतिफ खान थे, शाहराम थे, बाकी उनको गंडापुर साहब वगैरह ने प्रोविंशियल असेंबली का टिकट ही नहीं लेने दिया ताकि वहाँ से कंपटीशन ख़त्म हो। उन सबको भेज दिया एनए के अंदर। तैमूर झगड़ा जैसा आदमी जो पढ़ा लिखा रिफाइंड आदमी है, उसको नहीं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मुझे पता है वो इलेक्शन हारे हैं, वो भी दूसरी बात है, लेकिन ये एक मीटिंग में तय हो गया था। खान साहब ने कन्वे भी करवा दिया था कि तैमूर को आप मिनिस्टर बनाएं, बल्कि खान साहब को कहा गया जो लिंक थे कि जी वो इलेक्शन हारा हुआ है तो वो उसको एडवाइज़र बनवा देते हैं। वो कहते नहीं, आप मिनिस्टर बनवाएं, 6 माह तो मिनिस्टर आ सकता है ना, तो आप उसको मिनिस्टर ही बनवाएं फाइनेंस का, और फिर उसके बाद उसको सीट वगैरह देख लेंगे। हो जाता है। फिर गंडापुर साहब जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है खान साहब साहब घंटे सवा घंटे की, वो उसके अंदर जाके पता काटते हैं तैमूर झगड़ा का। सो पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन वर्सेस लॉयर्स वर्सेस पॉलिटिशियन, लॉयर्स वर्सेस लॉयर्स, ये इतनी वो इंटरसेनाइन झगड़े चल रहे हैं। और जब इस सब के ऊपर एक छतरी है खान साहब की, उनका डिस्कनेक्ट है, बिकॉज लोगों को इनडायरेक्ट उनके अहकामात मिलते हैं, बातें मिलते हैं, तो बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त पार्टी के लिए डेफिनेटली। और अगर ये एहतजाज वगैरह की चीज़ें करते हैं, ये फर्दर स्ट्रेन करेंगी और फर्दर ड्रेन करेंगी उनके लोगों का जो भी हौसला है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा खान साहब को भी स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा, लेकिन नज़र मुझे ये आता है कि खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो इवेंट बेस्ड है। आज ये चीज़ हुई है तो उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बना ली। हालांकि स्ट्रैटेजी से आप इवेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन एक डिस्कनेक्ट है। और वाकई पार्टी प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर से प्रेशर्स दोनों किस्म के हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है, बड़ी दिलचस्प। हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मुझे आपका तनाजुर चाहिए। एक तो ये ठीक है जो सेकंड टियर है वो तो पावर पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, वो हमें समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि क्लास तो वही है ना जो बाकी पीटीआई पीपीपी में या और पीएमएलएन में बैठी है। एक तो वोटर एडमेंट है और वो अपनी जगह पे, मुझे गलत हुआ तो मुझे बताइएगा, वो बज नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा खान साहब, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो अगला हमारे पास आया है 8 बिलियन का लॉन्गेस्ट परहैप्स या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो प्रोग्राम है, वो अभी आके बैठे हुए हैं और बड़े उनके करख चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ आएंगी, वो हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी में या वो जो इकॉनमी है हमारी सियासत पे क्या असरात मुरतब करेगी, क्या सिनेरियो बनता नज़र आता है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ेंगी मालिक साहब। नहीं सर, वो तो बाज़ाहिर है बड़ा ये साल बहुत टफ होगा, बहुत टफ साल होगा। आपके भी बिजली के नरख बढ़ेंगे, आपके गैस के नरख बढ़ेंगे, उनका भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन सारा है। अभी खान साहब की पार्टी को पॉलिटिकल फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा, और डेफिनेटली उसको कैश इन तो करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त पूरा मुल्क का निज़ाम दाव पे लगा हुआ है। और अब ये मामला खान साहब, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर,
इन सब की शख्सियात से बड़ा मामला है। यह मुल्क के सर्वाइवल का मसला है। और जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं, देखिए कंडीशनलिटीज़ तो गलत कोई नहीं है ना। आज हम इस हाल में पहुँचे क्यों हैं? चाहे वो खान साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे वो मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, या पीपल्स पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट थी, इनमें से किसी ने वो रिफॉर्म्स नहीं की, इनमें से किसी ने पॉलिसीज ठीक नहीं की, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट, हर किसी के मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो माल बनाते रहे, मुल्क डूबता रहा। अब तो ऑप्शन है ही नहीं। आपको IMF मैंडेटेड जो चीज़ें हैं करनी पड़ेंगी। और IMF गलत बात क्या कहता है मुझे बताओ? वो कहता है यार आप हर बंदे को टैक्स करें जो पैसे कमाता है, आप गवर्नमेंट का खर्चा कम करें, आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपनी औकात के मुताबिक खर्चे करें, आप थ्रिफ्ट फाइनेंसिंग ना करें, आपकी जो सब्सिडीज हैं अगर देनी है बड़ी टारगेटेड हो। ये नहीं है कि आप गैस सस्ती लेके सारी दी जा रही है इनको फर्टिलाइजर वालों को और वो पास ऑन नहीं करते आम आदमी को उसका फ़ायदा। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटायर इकॉनमी है, ये तो करना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि इसके अंदर फौज भी रियलाइज़ करती है कि अब मुल्क के सर्वाइवल का मामला है। सो आई थिंक अगर पार्लियामान के शोर से ज़्यादा सड़कों पे आई PTI तो उसमें रिएक्शन उधर से भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा मालिक साहब, हर रियासत में एक सीरियस सेगमेंट भी होता है ज़रा ज़्यादा संजीदा, तो क्या ये जो SIFC का बनना, उसके बाद औरंगज़ेब साहब का आना, जो सक्सेसिव फेलियर जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, 24 प्रोग्राम लेके $103 बिलियन लाद दिया, तो क्या इन द गिवन सिचुएशन आप ये समझते हैं कि जो जिस तरीके से तलवार लटकाई जा रही है 130 की और सबको कहा जा रहा है कि कैंडे में रहें बिकॉज वी हैव टू फिक्स थिंग्स नाउ, तो डू यू सी एक सीरियस एक परेशानी तफक्कुर नज़र आता है आपको इस सेगमेंट में जो हमारी जो रियासती इदारे हैं कि जनाब इसको ठीक करें, ये तो गंद बहुत डल गया है, ऐसी फीलिंग प्रिवेल करती है? मेरा ख्याल है कि हमारे सीरियस कैपेसिटी इशू है, खाली नियत की बात नहीं, कैपेसिटी का भी इशू है कि ये जो काम करने हैं क्या ये हम कर पाएंगे। हमारा ब्यूरोक्रेट भी माशाल्लाह नहले पे दहले ही है, तालीमी निज़ाम तबाही फिरगी भी है। वो आपको अब आप ग्रेड 22 के ऑफिस के साथ बैठते हैं, खुदाई कसम आपको लगता है ग्रेड 14-15 के बच्चे के साथ बैठे हैं। सो वो एक सीरियस इशू है कि अगर नियत हो भी, क्या नियत होने के बाद भी हम डिलीवरी कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऑप्शन है नहीं किसी के पास, इसलिए मेरा ख्याल है होना होगा, करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखिए ना, फॉर एग्जांपल आज मैं बयान देख रहा था, मैं हैरान रह गया, नवाज शरीफ साहब का बयान लगा हुआ है तमाम फ्रंट पेजेस के ऊपर, ये क्या होगा IMF के कहने पर कब तक बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाते जाएंगे, कैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा। यार IMF को इसमें बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से याद हम खड़े हैं, चाहे वो PMLN था या पीपल्स पार्टी थी या इमरान खान साहब की जमात थी। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन चाहते ये हैं कि जब भी महंगाई की बात हो तो गाली IMF को पड़े कि जी IMF की वजह से ये हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। नहीं, IMF ने सिंपली आपको कहा अगर आपको मेरे से पैसे चाहिए तो आप मुझे बताएं कि आप उनको ज़ाया नहीं करेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। गोया मैं वक्त का मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। गोया आप अगर मैं थोड़ा लाइटर नोट पे कहूँ कि हमें अपनी मुर्गी को ट्रेन करना पड़ेगा कि अपने घर में अंडे दे, बाहर तशरीफ ना ले जाए। मगर मालिक साहब एक और बात भी, एक तो बढ़ती हुई आबादी की बात है, कोई इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल रन अवे है। दूसरा, अभी हफीज़ शेख साहब ने कहा है कि गैस और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि ये हम इतने लोगों को केटर भी नहीं कर सकते, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे कि इससे बाकी रही सही इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी और आबादी पे खास तौर पर आपका क्या टेक है? आर वी सीरियस अबाउट दैट? नहीं जी, इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरा है। लेकिन वही बात है ना, अब आप इस सर्कुलर डेट देखें, गैस का बना हुआ 3000 अरब, बिजली का बना हुआ 2000 अरब। यू हैव टू फिक्स एवरीथिंग। अब अगर ये गैस का जिस तरह ये वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला फॉर्मूला ला रहे हैं, बल्कि आज ही मैं मुसद्दिक साहब से मेरी बात हो रही थी, प्रोग्राम में भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी ये 2 महीने के अंदर हम उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला ले आए। जो गैस ये डायरेक्टली देते थे पहले फर्टिलाइजर्स को, कोई 1500 मिलियन क्यूबिक फीट वगैरह थी, वो भी अब ये फैसला कर रहे हैं कि शायद मेन पाइपलाइन में डालेंगे और उसके बाद गैस उनको भी नॉर्मल रेट्स पे मिलेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो 6-8 माह के बाद शायद
मैं शायद का वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक डाउनवर्ड कर्व शो करे गैस की कीमतों में। पॉलिसी ये बन रही है और बननी भी चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह जो चीज़ें हैं ना, और बिजली को सस्ता किया जाए। प्रोडक्शन मसलन हवेली बहादुर है, आपका साहिवाल जो प्लांट्स वाला है वो एक कोल पे है कि वहाँ कोल से लाए तो उसकी कॉस्ट कम होती है। आपको इनपुट कॉस्ट कम करनी है चीज़ों की, ताकि बिजली सस्ती हो और ज़्यादा काम लोग बिजली पे करें। ये गैस वैसी चीज़ें, वरना अदरवाइज बुरा हाल है हमारा। लेकिन वही बात है, आप जिधर भी देखें कैसा हर सेक्टर के अंदर। एंड लास्ट कमेंट मालिक साहब, लास्ट कमेंट ये मुझे आबादी के हवाले से आप समझते हैं कि हम बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे वसाइल ड्विंडल कर रहे हैं और ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं और देयर इज़ नो अटेंशन टू दैट? आपको पता है, मैं तो आबादी में इस पर बड़े डेडिकेटेड शोज कर चुका हुआ हूँ, कोई इसमें प्रायोरिटी नहीं देता। सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम यही है। आपकी इकोनॉमी अंडर 2% पे ग्रो करती है, आपकी पॉपुलेशन 2.06 पे ग्रो कर रही है। यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू इवन टू स्टैंड स्टिल यू हैव टू कीप रनिंग। आज हम भरपूर काम करें तो हमें तो कम से कम 2.6 तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सिर्फ प्रेजेंट को डील करने के लिए। और आबादी में जो सबसे नालायक आदमी होगा उसको हुकूमत वज़ीर लगा देती है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देनी है उसको बिल्कुल ये मिनिमाइज कर देते हैं। आपके स्कूल सिस्टम तबाह हो गया, आपके हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, आपकी इकॉनमी ओवरबर्डन क्यों हो गई? क्योंकि अस्पताल बना था 1000 बंदे के लिए, वहाँ जा रहा है 3000 बंदा। स्कूल बना था 100 बच्चे के लिए, बच्चा 800 बच्चा है। आपकी सारी इकोनॉमिक मॉडल तबाह हो गया क्योंकि आपने अपनी आबादी नहीं कंट्रोल की और ना ये भी आपका। मोहम्मद मालिक साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और जिस तरीके से आप लाइटन करते हैं ये आपका हिस्सा है। नाज़रीन, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की। इसी पे हम इस प्रोग्राम का खात्मा करते हैं कि जनाब या केक बड़ा करें या आबादी को नीचे दरमियान में लाएँ, ये भी एक इशू है। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।